Hello guys, good evening. Welcome to Defense Brainery. Okay. So guys, in this video we will talk about कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फॉर एनडीए और सीडीएस रिटन एग्ज़ाम। सो हम बात करेंगे क्या हमारा स्टडी प्लान होना चाहिए, क्या हमारी बुक लिस्ट होनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, ठीक है, कहाँ से रिवाइज करना है, कितनी बार क्या करना है, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ प्लस स्मार्ट स्टडी प्लान, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या होना चाहिए, ठीक है। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। एंड हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने OLQs का यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये बात दिमाग में बैठा लो कि वी हैव टू कीप द रिसोर्सेज लिमिटेड। हमें लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करना है, ठीक है, एंड उनसे मैक्सिमम आउटपुट हमें गेन करना है, ठीक है। एक मूवी आई थी चांदनी चौक टू चाइना, उसका एक कोट आया था, ठीक है, मैं वो आपको बताना चाहूँगा। तो उसमें क्या कह रहा था वो कि मुझे तुम्हारे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है, ठीक है, बल्कि मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। तो गाइस, मतलब क्या है इस कोट का? इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यार ये कहना चाह रहा है कि हमें मिनिमम रिसोर्सेज का यूज़ करना है, मिनिमम, और उनसे हमें कैसे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। मतलब हमें कम से कम चीज़ें पढ़नी है और उन्हें बार बार रिवाइज करना है और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमें लेना है। तो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। वी हैव टू कीप द रिसोर्सेज लिमिटेड। और ये इसमें आपका एक OLQ भी यूज़ होता है, ठीक है ना। आपका OLQ होता है ना, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, ठीक है, कि आप कैसे अवेलेबल रिसोर्सेज को का यूज़ करते हुए, लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए कैसे आप अपनी टास्क या एम को अचीव करते हो, ठीक है। आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस दिखेगी यहाँ पे, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी दिखेगी कि कैसे मिनिमम रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए आप मैक्सिमम से बेनिफिट लेते हो, ठीक है। मतलब यही है कि हमें कम चीज़ें पढ़नी है, उनको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। वही चीज़ें हमें हेल्प करेंगी एग्ज़ाम क्लियर करने में। देखो वैसे बहुत लंबा सिलेबस होता है, पढ़ने को कुछ भी पढ़ लो कभी भी सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। जो जाते हैं एग्ज़ाम देने, जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता और जिनका एग्ज़ाम क्लियर होता है, उनके बीच में एक यही फ़र्क होता है। पढ़ाई उनने भी की होती है, पढ़ाई जिनका क्लियर होता है उनने भी की होती है, ठीक है। फ़र्क यही होता है कि उनका क्लियर इसलिए नहीं होता कि वो इतनी चीज़ें पढ़ लेते हैं कि एग्ज़ाम में उनको कुछ याद ही नहीं रहता, ठीक है। क्योंकि सब कुछ पढ़ लेने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। एग्ज़ाम तभी क्लियर होगा तब हम आंसर शीट में गोले सही भर के आएंगे, ठीक है। और वो सब कब भर के आएंगे? वो तब भर के आएंगे जब हमने कम से कम चीज़ें पढ़ी होंगी, उनका मैक्सिमम हमने रिवीजन किया होगा, और जैसे ही वो क्वेश्चंस हमारे सामने आया एग्ज़ाम में, हमारे माइंड में रिकॉल हुआ वो, और हमें याद आ गया फट से, और हमने वो फिल कर दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर फालतू में सब कुछ पढ़ते रहोगे, पेपर में कुछ याद नहीं आएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो अब बातें करते हैं सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट्स, ओके। तो सब्जेक्ट्स हमें क्या क्या कवर करने हैं? सबसे पहले हमें कवर करना है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको हेल्प करेगा क्लियर करने में। इसके बिना आप यू कैन नॉट क्लियर द एग्ज़ाम, ये बात आप लिख लो। एंड दैट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश, ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। 120 क्वेश्चंस आते हैं गाइस इंग्लिश में, अगर हम बात करें CDS की। और अगर हम बात करें NDA की, 50 क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम NDA की बात करें तो 50 क्वेश्चंस किस में? NDA में। एंड अगर हम इंग्लिश की बात करें तो CDS की बात करें तो आते हैं 120 क्वेश्चंस, ठीक है, 120 क्वेश्चंस। तो हम CDS की बात करते हैं तो यार देखो, CDS में 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, इंग्लिश, GK एंड मैथ्स। OTA के लिए बस इंग्लिश और GK, सबको पता है। तो वही 120 क्वेश्चंस इंग्लिश में होते हैं, वही 120 क्वेश्चंस GK में होते हैं, ठीक है। वही 100 मार्क्स हमें GK से मिलेंगे, वही 100 मार्क्स हमें इंग्लिश से मिलेंगे। फ़र्क यह है कि इंग्लिश में सिर्फ हमें एक सब्जेक्ट्स इंग्लिश ही पढ़ना होता है, उसी से हमें 120 क्वेश्चंस आएंगे, वही हमें 100 मार्क्स देगा। लेकिन GK बहुत वास्ट है यार, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, GK।
ये सब मिला के 120 क्वेश्चंस बनेंगे। और कितना भी पढ़ लो 120 क्वेश्चंस कभी ठीक नहीं होंगे हमारे, कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इंग्लिश में अच्छे से मेहनत करें ना, तो हमारे आराम से 110 क्वेश्चंस ठीक हो सकते हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि वही 100 मार्क्स हमें इंग्लिश देगी, वही 100 मार्क्स हमें जीके देगा, तो क्यों ना हम इंग्लिश से ज़्यादा मार्क्स लें, ठीक है। तो यार सबसे इम्पोर्टेंट है इंग्लिश। 120 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर 120 क्वेश्चंस, अगर 70 प्लस मार्क्स भी अगर आप इंग्लिश में ले आते हैं ना, 70 प्लस मार्क्स अगर आप इंग्लिश में ले आते हैं, ठीक है। एंड इस बहुत आसान है यार, 70 प्लस मार्क्स इंग्लिश में लेके आना, कोई नहीं रोक सकता आपका एग्ज़ाम क्लियर होने से। 70 प्लस मार्क्स आप इंग्लिश में ले आओ, 40 मार्क्स आप जीके में ले आओ, हो गया हमारा वो आपका OTA। NDA की बात है, 50 क्वेश्चन आते हैं, बहुत होते हैं यार 50 क्वेश्चन NDA में इंग्लिश के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जीके पेपर की, ठीक है। जीके में देखो, जीके में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा साइंस। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 30 क्वेश्चंस, डायरेक्ट 30 क्वेश्चंस आते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर NDA, ठीक है। 30 क्वेश्चंस आते हैं दोनों में, चाहे वो CDS हो या NDA हो, और ये फिक्स है। एंड सिलेबस क्या होता है? वही 9th और 10th की NCERT, ठीक है। तो यू कैन नॉट इग्नोर साइंस पोर्शन इन जीके, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है यही, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है पॉलिटी। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 20 क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी से, 20। ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कई बार 18 हो जाते हैं, कभी 20, कभी 22। तो हम अप्रॉक्सीमेटली हम 20 मान के चलते हैं पॉलिटी से, ठीक है। नेक्स्ट इज ज्योग्राफी, वही 18 से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं, ठीक है, हम 18 मान लेते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, हम 20 मान लेते हैं, ठीक है, चाहे वो NDA हो या वो CDS हो। मैथ्स, अगर आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो अगर आप NDA के लिए पढ़ रहे हो, तो यार देखो तमीज़ से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा मैथ्स, ठीक है। लेकिन अगर आप CDS के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, CDS के लिए IMA या FA या इन सब के लिए पढ़ रहे हो, तो इसमें क्या होगा, अगर आप 70 मार्क्स अगर आप इंग्लिश में ले आते हो, 70 इन इंग्लिश, ठीक है, 40 मार्क्स आप जीके में ले आते हो, ठीक है, तो कितने होंगे? 110, ठीक है। 40 मार्क्स आप मैथ्स में ले आओ, 150, हो गया तुम्हारा IMA क्लियर, ठीक है। तो अभी 40 कैसे आएंगे मैथ्स में, ये भी हम बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के बारे में। तो यार देखो, मत पढ़ना हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, मत पढ़ना, ठीक है। हमारा एम क्या है? और एम इज़ टू क्लियर द एग्ज़ाम, हमें बस एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमें पूरा सिलेबस कवर नहीं करना है। नो नीड टू कवर द होल सिलेबस, ठीक है। और कोई नहीं करता इतना पूरा सिलेबस, किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लेना आप, ठीक है, पूरा सिलेबस कोई नहीं करता, ठीक है। तो हमें, तो दिक्कत क्या है ना कि हम क्या करते हैं, हम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं ना, हम इंग्लिश छोड़ देते हैं और हम घुस जाते हैं हिस्ट्री में। एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। अगर तुम भी ऐसा कर रहे हो ना, तो समझ जाओ अभी से, ठीक है, मत करो। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम सबसे पहले हम हिस्ट्री को ही उठाते हैं। और जैसे इतना वास्ट सिलेबस होता है हिस्ट्री में, जब तक हमारी हिस्ट्री कंप्लीट होती है तब तक एग्ज़ाम सिर पे आ जाता है, फिर रिवाइज़ करने का टाइम नहीं बचता। बाकी सिलेबस तो हमने हिस्ट्री के चक्कर में किया ही नहीं। इंग्लिश तो हम ये सोच के बैठे थे कि आसान है, ठीक है, और फिर कुछ नहीं होता है, फिर दिमाग ख़राब होता है, फिर कहते हैं कि पढ़े तो बहुत थे, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो वो इसलिए नहीं होता है, ठीक है, मत करो ये सब चीज़ें, करो यार। देखो एक सेकंड, हाँ, अगर आप ये सब चीज़ें भी करते हो, अगर आप ये सब चीज़ें करते हो, इंग्लिश में देखो 120 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर आप 70 क्वेश्चंस अगर तमीज़ से हम पढ़े, तो 70 मार्क्स हमारे इंग्लिश में इजीली आ सकते हैं। नेक्स्ट कम्स टू जीके पोर्शन, CDS के लिए, तो 30 क्वेश्चन साइंस के, 20 क्वेश्चन पॉलिटी के, 20 क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स, कितने हो गए? 70। 18 से 20 ज्योग्राफी, तो अगर हम 18 भी लगा के चलें तो कितने क्वेश्चंस हो गए? 70 प्लस
18 कितने क्वेश्चंस हो गए? 88 क्वेश्चंस, ठीक है। फॉर ए सेफ साइड हम लगा लेते हैं 70 क्वेश्चंस, ठीक है। 88, 18 क्वेश्चंस भी हमने छोड़ दिए, 70 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर 70 क्वेश्चंस यार तुम जीके में ठीक हो रहे हैं तुम्हारे, तो बताओ कौन रोक लेगा तुम्हारा एग्ज़ाम के लिए? और तुम्हें क्या ज़रूरत है हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में दिमाग ख़राब करने की? तुम मेरी बात देखो, तुम 2 घंटे पढ़ना हिस्ट्री, ठीक है, देन तुम 2 घंटे पढ़ना पॉलिटी, एंड देन तुम करना उठाना क्वेश्चन पेपर, और तुम मुझे बताना कि तुम्हारे पॉलिटी वाले क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या हिस्ट्री वाले सोल्व हो रहे हैं, तुम्हें खुद पता लग जाएगा, ठीक है। सो यार इट्स अबाउट मार्क्स, हमें या वो हिस्ट्री से आए या पॉलिटी से आए या वो इंग्लिश से आए। ये नहीं कि हिस्ट्री हमें 2 गुने नंबर देगी, नहीं देगी, ठीक है। सो इंग्लिश पढ़ो और साइंस पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, ठीक है। मत पढ़ो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। और अगर एनडीए या फिर आईएमए या फिर एएफए के लिए जा रहे हो, तो यार एनडीए के लिए देखो मैथ्स करना पड़ेगा तुम्हें कंप्लीट सारा। लेकिन अगर सीडीएस के लिए मैथ्स पढ़ रहे हो तो 40 नंबर तुम ले भी आओगे ना, 40 नंबर भी ले आओगे मैथ्स में तो भी बहुत है, ठीक है। एंड सीडीएस का मैथ्स इतना टफ होता भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, वी हैव टू रीड थिंग्स एंड नॉट लर्न। इसका क्या मतलब है? मतलब ये हमें बस चीज़ों को पढ़ना है एंड देन उनको रिवाइज करते रहना है, उनको रटना नहीं है। तो डिफरेंस होता है रीड करने में और लर्न करने में। लर्न हम करते थे स्कूल में, जब से इंग्लिश वाली मैम ने देती थी ना क्वेश्चंस लर्न करने, तो हम बैठ के उनके रट्टे मारते थे, ठीक है। हाथ उन क्वेश्चंस मतलब पढ़ लिया, आंसर के ऊपर हाथ रखा, आंख बंद करके, हाँ यार इसका आंसर ये था वो था वो, ठीक है। वो सब चीज़ें अब नहीं करनी है, ठीक है। और अब वो सब चीज़ें करोगे तो वो एग्ज़ाम में याद नहीं रहेंगी गाइस, ठीक है। हमें बस चीज़ों को पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, एग्ज़ाम में अपने आप याद आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कोचिंग। कोचिंग की ज़रूरत है क्या यार? नहीं, ठीक है, नहीं ज़रूरत है यार कोचिंग की। नो नीड ऑफ एनी कोचिंग, ठीक है। ये हमारे भाई साहब बता भी रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग की। नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो, सेल्फ स्टडी इज़ बेस्ट। बुक लिस्ट, अब बात करते हैं बुक्स की, कहाँ से क्या पढ़ना है। ओके, सबसे पहले इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए एक बुक आती है ये, प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है, इसे आप पढ़ सकते हो। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी बुक से पढ़ो, बाकी जो भी, अगर ये बुक आपके पास नहीं है और कोई भी बुक अवेलेबल है जिसमें ग्रामर है, तो उस बुक से तुम पढ़ सकते हो। चाहे वो एसपी बख्शी हो या वो रैन एंड मार्टिन हो, कोई भी अच्छी बुक, रैन एंड मार्टिन हो, ठीक है, कोई भी अच्छी बुक्स जिसमें इंग्लिश ग्रामर हो, तो आप लोग उससे पढ़ सकते हो। क्योंकि यार देखो ग्रामर है, रूल्स तो ग्रामर के हर जगह सेम ही होते हैं ना, ठीक है। और पढ़ना कैसे है? पढ़ना ऐसे है, हमें टॉपिक कवर किया, टॉपिक कवर किया, ठीक है। टॉपिक कवर करने के बाद देन वी हैव टू प्रैक्टिस PYQs, उसके ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, वरना बुक्स में भी एक्सरसाइजेज होती हैं यार, ठीक है। एक्सरसाइजेज होती हैं बुक्स में, वो सोल्व करनी है, ठीक है। उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। रटना कुछ भी नहीं है, रूल्स रटने नहीं है, रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। उनके छोटे छोटे अगर अंडरलाइन कर लो या फिर शॉर्ट्स नोट बना लो, देन उनको सोल्व करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को या फिर एक्सरसाइज को, ठीक है। अब बात करते हैं वोकेबलरी की, ठीक है। देखो एक होता है टॉपिक, वो कैब आती है आपकी, ठीक है। वो कैब में क्या क्या होता है? एंटोनियम, सिनोनियम, ठीक है। ईडियम फ्रेजेस होते हैं आपके, ठीक है। इनसे सबको सबको डर लगता है, रटते होगे ना, रोज़ के 50 ईडियम फ्रेजेस कर लिए, रोज़ की 10 वोकेबलरी याद कर ली, ऐसे करते होगे ना, मत करो। ईडियम फ्रेजेस वोकेबलरी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार कितना रटोगे? 10 ईडियम फ्रेजेस आएंगे तो उनके लिए क्या 10,000 थोड़ी ना पढ़ने बैठ जाओगे, स्मार्टली पढ़ना है, ठीक है। तो यार देखो ये ऐसा टॉपिक है, अगर हम कॉमन सेंस का अगर हम यूज़ करें तो ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। अगर इससे आपके सारे ईडियम फ्रेजेस भी हो जाएंगे, सारे नहीं, मान लो अगर 10 आए हैं तो 8 तो आपके 100% हो जाएंगे। मुझे भी डर लगता था यार इनसे, मैं भी रटता था, फिर मुझे पता लगा नहीं यार ऐसे नहीं करना होता, ठीक है। फिर मैंने सोचा यार कितना मतलब
समझ गए ना कितना बहुत पागल था मैं। तो नहीं करने होते ऐसे। एलिमिनेशन मेथड मैं आपको यूट्यूब पे सिखाऊंगा कैसे होता है। उसमें हम 3 ऑप्शंस, यार अगर 2 ऑप्शंस हम ढंग से पढ़े ना तो कॉमन सेंस लगा के 2 ऑप्शंस इतने फालतू से लग होते हैं ना, वो सब अलग से कोई पागल भी बता दे कि ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब रही बात 2 की, ऐसे हम मान लें ऑप्शंस A B C D, ठीक है। मान लो बी और सी हमारे एलिमिनेट हो गए, बी और सी एलिमिनेट हो गए तो हमारे चांसेस कितने हो गए, 50-50 हो गए ना ए और डी के। तो उन 2 में से हमें अपनी जितनी भी तुम्हें कॉमन सेंस है, जितनी भी नॉलेज है, उसको एक को सिलेक्ट करना होता है। और अगर आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो तो यार आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। एलिमिनेट कैसे करेंगे कॉमन सेंस का यूज़ करके, वो हम आगे वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप सीख जाओगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट कम टू साइंस। अगर जीके की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है साइंस, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो सीडीएस हो। 30 क्वेश्चंस आते हैं साइंस से, एंड ये फिक्स है। और बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी की लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंड बस 2 बुक्स होती हैं, एक 9th की एनसीईआरटी एंड एक होती है 10th क्लास की एनसीईआरटी। इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 9th के एनसीईआरटी एंड 10th के एनसीईआरटी, ये 2 बुक्स हैं, ठीक है। इनसे पढ़ो, डायरेक्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी की लैंग्वेज में क्वेश्चंस आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिटी। देखिए यार जीएस में यू कैन नॉट इग्नोर पॉलिटी। पॉलिटी 20 अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस आते हैं इन सीडीएस, एंड एनडीए में भी कुछ ऐसा ही रहता है, ठीक है, इसी के आसपास आते हैं। तो यार देखो, पॉलिटी अगर पढ़ रहे हो और एम लक्ष्मीकांत को अवॉइड कर रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पॉलिटी पढ़ने का, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट बुक, इसलिए मैंने लिखा द गीता बाइबल कुरान, ठीक है। कोई भी बंदा हो, चाहे वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो, सीडीएस की कर रहा हो, ठीक है, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें पॉलिटी आती हो, तो यू कैन नॉट इग्नोर एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। अब एम लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ने हैं, देखो एम लक्ष्मीकांत काफ़ी मोटी बुक है, तो पढ़ना कैसे है कि चैप्टर वाइज आपको रीडिंग करनी है, ठीक है। देन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको बुक में ही हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत के नोट्स मत बनाने बैठ जाना यार, क्योंकि अगर एम लक्ष्मीकांत इतनी मोटी बुक है, उसमें हर पेज पे इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, हर पेज पे इंपॉर्टेंट चीज़ें। और अगर तुम उन्हीं को फिर नोट डाउन करने लगोगे कि यार एम लक्ष्मीकांत के नोट बनाने लगोगे तो यार तुम एक और लक्ष्मीकांत छाप दोगे तो ऐसा मत करना, उसी में चीज़ों को हाईलाइट कर लेना या फिर अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। एंड देन उसको बार बार पढ़ते रहना, हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, ज्योग्राफी में 2 बुक्स आती हैं, 11th क्लास में 2 बुक्स होती हैं, एक तो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, इसमें फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में होता है, एंड दिस इज़ अबाउट इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। ये दोनों 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स हैं, ठीक है, इनसे पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी की साइट पे फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। और इन दोनों बुक्स के करने के बाद अगर आपको आपके पास अगर टाइम बचता है देन यू कैन गो फॉर 12th एनसीईआरटी, अगर टाइम बचता है तो, वरना आपका इन्हीं दोनों में आपका सिलेबस आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कर सकते हो, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, ये दोनों बुक्स कर लो, आपकी ज्योग्राफी हो जाएगी, वेदर इट्स एनडीए और सीडीएस कुछ भी हो, तुम्हारी ज्योग्राफी हो जाएगी इन दोनों बुक्स से। नेक्स्ट इज़ मैथ्स। तो यार देखो मैथ्स अगर एनडीए के लिए पढ़ रहे हो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, पूरा सिलेबस अच्छे से करो, क्योंकि यार मैथ्स काफ़ी टफ होता है एनडीए का, ठीक है। तो एंड एज़ कम्पेयर टू सीडीएस का मैथ थोड़ा इजी होता है तो उसको आप लाइटली ले सकते हो, लेकिन एनडीए के मैथ्स को लाइटली मत लेना, ठीक है। तो ये बुक है मैथमेटिक्स फॉर, ये फिर एस चांद की बुक है। अब ज़रूरी नहीं कि अब यही बुक करो, कोई भी और बुक भी पढ़ सकते हो, पाथ फाइंडर से भी पढ़ सकते हो, फिर कोई भी मैथ्स की बुक हो एनडीए से रिलेटेड वो भी आप कर सकते हो। ये मैंने आपको स्टैंडर्ड बुक्स बताई हैं, ठीक है। ये सीडीएस के लिए है, ठीक है। सीडीएस में देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जैसे हो गया आपका एलजेब्रा, एलजेब्रा, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता, जो भी है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके सीडीएस के लिए, ठीक है। लॉग वाले क्वेश्चंस हो गए, नंबर सिस्टम वाले हो गए, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिवीज़न वाले, डिवीज़न मेथड वाले क्वेश्चंस हो गए। अगर इन सब टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे ना, ठीक है। अर्थमेटिक्स में क्या क्या होता है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस,
ठीक है, काफ़ी टॉपिक्स होते हैं जैसे, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गई, तो ये सब अगर हम टॉपिक करेंगे ना तो 40+ नंबर CDS के लिए तो आपके आराम से हो जाएंगे। तो CDS में आपको मैथ इतना टफ नहीं होता और इतनी मेहनत की ज़रूरत भी नहीं पड़ती CDS के लिए, लेकिन NDA में आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स का यार क्या करना है, देखो कुछ लोग होते हैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए, उससे नोट्स बनाते हैं करंट अफेयर्स से, दो दो एक रजिस्टर भर देते हैं 1 महीने का, ठीक है, या फिर डेली 1 घंटा बैठते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, रोज़ नोट डाउन करते हैं, कॉपी बनाते हैं, एंड देन वो एग्ज़ाम आ जाता है, वो कॉपी में लिखे के लिखे ही रह जाते हैं, ठीक है, पढ़े नहीं जाते वो। तो ऐसा अगर डेली अगर करंट अफेयर्स के नोट्स बनाओगे ना, तो यार 1 महीने में 1 रजिस्टर, 3 महीने में 3 रजिस्टर, और पहले से भी 1-2 भर रखा होगा किसी ने तो यार इतना ही तो सिलेबस तुम्हारा जीके का हो जाएगा, और इतना ही तुम्हारा सिलेबस करंट अफेयर्स का हो जाएगा अगर ऐसे करोगे तो, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। करंट अफेयर ऐसी चीज़ है, अगर मंथली आपको PDF मिल जाए 1 महीने की, जिसमें होंगे एटलीस्ट 50 से 60 करंट अफेयर्स 1 महीने की, तो 3 महीने के हो गए अराउंड 150 करंट अफेयर्स, 4 महीने के हो गए अराउंड 200, और उन्हीं में से आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको मंथली करंट अफेयर्स PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। नवंबर की करंट अफेयर्स PDF ऑलरेडी यहाँ पे मैंने डाल रखी है, ठीक है, और उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। वो तो आई नो यार, जो नवंबर की करंट अफेयर्स वाली वीडियो है उसमें थोड़ी सी इस साउंड में थोड़ा इशू है, ठीक है। सो डोंट वरी, आप PDF से पढ़ सकते हो, PDF टिप टॉप है एकदम, और मैंने यहाँ पे डाली हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। काफ़ी सोर्सेस से कंपाइल करके मैंने उसमें करंट अफेयर्स डाले हुए हैं। दिसंबर के करंट अफेयर की PDF मैं बना रहा हूँ अभी, वो मिल जाएगी, ठीक है। न्यूज़पेपर का देखो ऐसा है, अगर आप न्यूज़पेपर केवल और केवल करंट अफेयर्स के लिए पढ़ रहे हो तो यार कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आप किसी और चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, मान लो आप अब SSB है आपका, या फिर आप किसी और एग्ज़ाम यानी सिविल सर्विसेज वगैरह इस सब के लिए, या फिर आपको अगर पढ़ना आपकी हॉबी है तो आप पढ़ते रहो, यू कैन कीप रीडिंग न्यूज़पेपर। लेकिन जस्ट आप ऐसे करते हो कि डेली न्यूज़पेपर उठाओ, उसे 10 करंट अफेयर 20 करंट अफेयर रोज़ के नोट डाउन करो, तो वो सब मत करो, ठीक है। आप अपनी SSB के लिए पढ़ सकते हो एडिटोरियल्स वगैरह, ठीक है, बट जस्ट फॉर करंट अफेयर्स इट्स नॉट ए गुड आइडिया। ओके, नेक्स्ट कम टू मॉक्स। तो यार देखो, जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता है ना, तो जितने भी ये हो गए ना आपके काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो यहाँ का सब ऐसा नाच होगा ना इनका, मॉक्स ले लो मॉक्स ले लो, ये फीडबैक्स भी दिखाएंगे आपको, देखो हमारे ही मॉक्स से इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये है वो है, प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट्स, ये वो फलाना ढिमकाना। तो उन सब के चक्कर में मत पड़ा करो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है मॉक्स ख़रीदने की, ठीक है, ठीक है। नो नीड टू परचेज एनी मॉक्स बिकॉज PIQs आर फ्रीली अवेलेबल ऑन UPSC वेबसाइट, ठीक है। PIQs आर इनफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इनफ, मॉक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू, ठीक है, टॉपिक किया, ठीक है, उसको रिवाइज किया, ठीक है, और जब आपका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर हो जाए तो पेपर डाउनलोड किया और उसको सोल्व किया। ये नहीं कि एक टॉपिक करते ही पेपर करने मत बैठ जाना, ठीक है। एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जब आपका हो जाए तब आप PIQs करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। मॉक्स वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी देखने जाना आप, जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा 1 महीने पहले कुछ होगा, तो क्रैश कोर्स वाले भाई साहब आएंगे, 1 महीने का क्रैश कोर्स ले लो क्रैश कोर्स ले लो। तो यार 1 महीने में कुछ नहीं होता है, और ये क्रैश कोर्स वगैरह कुछ नहीं होता इनमें, ठीक है, ठीक है। 3-4 महीने की पढ़ाई आपको ढंग से करनी पड़ती है, ठीक है। 1 महीने के क्रैश कोर्स में, वो क्रैश कोर्स पता किस लिए होता है, वो उन लोगों के लिए होता है जिनका सिलेबस ऑलरेडी, आपका सिलेबस कवर्ड है, आप, ठीक है, और आप बस एक छोटी सी रिवीजन करना चाहते हो, तो क्रैश कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ऐसा नहीं कि आपने बुक नहीं उठाई और वो कह रहे हैं कि आ जाओ 1 महीने में सब कुछ करवा देंगे, कुछ नहीं होता 1 महीने में, ठीक है, ठीक है। ओके, बस यही सब था, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अगर अच्छी लगी स्ट्रेटजी तो यार यू कैन
शेयर विद योर फ्रेंड्स. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर. बाय बाय. एंड ये सब जो बुक्स हैं, ठीक है, परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो अच्छी बात है, हार्ड कॉपी नहीं है तो यू हैव डोंट नीड टू परचेज़ एनी बुक्स. इन सब की पीडीएफ्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा. ठीक है, आज तो अब तो वैसे भी पीडीएफ से ही पढ़ने का ज़माना है. तो ये सब पीडीएफ्स मैं यहाँ टेलीग्राम पे जितनी भी बुक्स हैं डिफेंस ब्रेनरी यहाँ पे मैं डाल दूँगा. ठीक है, परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो थैंक यू वेरी मच. टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली. एंड बस खुश रहो और पढ़ते रहो. बाय.